हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर के देखिए। इसके बाद आपको ये लेक्चर आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब और हवाओं के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर के बारे में, है ना, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर होता क्या है। ठीक है, तो पहले देखो वायुमंडलीय दाब जो होता है, इसे हम लोग वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। वायुमंडलीय दाब ये क्या है? देखो, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हवाएं हैं, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हवाएं हैं उन पे लगती है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है? उनको सरफेस की ओर घसीटती है। इसके चक्कर में वे क्या करते हैं? परपेंडिकुलर सरफेस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, प्रॉपर किसी एरिया पर लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो वैसे ही अर्थ के सरफेस पर ड्यू टू ग्रेविटी जो ये गैसेस परपेंडिकुलर नीचे की ओर आना चाहती हैं, इसे दाब लगाती हैं। इसी दाब के चक्कर में एक नया प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को नापते कैसे हैं? वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि 3 तरह से रीडिंग देता है। पहला रीडिंग, अगर इसका मीटर में रीडिंग जो है हमारी डाउन जाती है। रीडिंग क्या होती है भैया? डाउन जाती है। तो इसका मतलब होता है कि मौसम कैसा है? तूफानी मौसम है। मौसम कैसा भैया? तूफानी मौसम है, तूफानी मौसम। ठीक। सेकंड केस होता है, अगर रीडिंग ऊपर की ओर जाती है, अगर रीडिंग अप हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि मौसम कैसा है? साफ मौसम है। ठीक। थर्ड केस होता है, अगर रीडिंग जो है हमारी फ्लक्चुएट करती है। रीडिंग क्या होती है? फ्लक्चुएट करती है। तो इसका मतलब होता है कि भाई हो सकता है कि शायद बरसात हो, मतलब संभावित वर्षा। क्लियर है? तो ये प्रेशर को रीड करता है और इस 3 तरह से रीडिंग देता है, जिसके अनुसार हम लोग पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसके आधार पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड होगा। ठीक है, नई स्लाइड इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले समझो आप 3 तरह के आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे हम। ठीक, तीनों को ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में यही काम आने वाले हैं। पहला हमारा, अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऐसे ही नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि हवा के बारे में बताता है। ये आपको याद रखने के लिए इन्हें 1 2 3 में डिवाइड किया है। ऐसे तो इन्हें सिंगल में ही पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसे आसानी से याद रहेगा आपको। हवा जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है ठंडी हवा, एक होती है गर्म हवा। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको वायुमंडल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि क्षोभ मंडल पर जो है पोलर की साइड, क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है वो कम होती है, और जो इक्वेटर साइड क्षोभ मंडल की हाइट क्या होती है? ज़्यादा होती है, तकरीबन 18 किलोमीटर के आसपास। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहाँ की हवा ठंडी होती थी पोलर साइड की, और इक्वेटर की हवा गर्म होती थी। तो जो हवा ठंडी होती है तो हवा क्या होती है? कंप्रेस हो जाती है। हवा क्या होती है भैया? कंप्रेस हो जाती है, मतलब हवा नीचे आ जाती है। हवा क्या होती है? नीचे आती है। ठीक है, और जब हवा गर्म होगी तो वो एक्सपैंड करेगी। क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी, अपने आप को फैलाएगी, दूर भगाएगी। इसके चक्कर में क्या होता है? हवा हल्की हो जाती है। हल्की होना मतलब हवा क्या होती है भैया? हवा ऊपर भागती है। ठीक है, और इसमें हवा क्या होती है? भारी हो जाती है। इतना बात क्लियर है? ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसको ध्यान रखिएगा कि हल्की हवा क्या करती है और गर्म हवा क्या करती है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर हमें जानना है कि जमीन और सागर, या पानी बोलो, पानी, ठीक, इन दोनों पर सूरज के प्रकाश से क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जमीन पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो होता क्या है कि ये गर्म जल्दी हो जाती है। ठीक, और जब शाम होती है तो ठंडी भी क्या होती है? ठंडी भी जल्दी हो जाती है ना।
जमीन पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो गर्म भी जल्दी हो जाता है, और जब शाम आती है, रात आती है, तो ठंडी भी जल्दी हो जाती है। ठीक, पानी में जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो गर्म होने में पानी को लगता है टाइम, पानी को लगता है देर। ठीक, और जब रात के समय जब सूरज का प्रकाश कम होता है तो धीरे धीरे करके पानी ठंडा होता है, ठंडा होने में भी लगता है इसको देर। ठीक, ये दोनों बातें क्लियर रखें आप। नंबर 2 क्लियर है, दोनों बात क्लियर है ना इसकी, जमीन और पानी के बारे में कैसे कैसे क्या होता है अगर उसमें हीट पड़ती है तो। ठीक है, थर्ड नंबर बात देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर मेजर पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि हवा का जो फ्लो है, हवा का फ्लो, वो भैया हमेशा हाई प्रेशर से हवा कहाँ जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है हवा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हवा मान लो उठ करके यहाँ से लो प्रेशर पे गई, तो जहाँ से उठ करके हवा जाती है उस जगह पर दोबारा से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हवा जिस जगह से उठ करके जाती है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जहाँ जाती है वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बात खासकर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं बातों को कि कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी समीर होती हैं, और उन समीर में इन तीनों कॉन्सेप्ट का क्या यूज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आता है सागर समीर। सागर समीर, ठीक है। देखो सागर समीर का मतलब भाई क्या होता है, इसको जानेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि आप बीच पर घूमने गए हो, आप बीच पर घूमने गए हो, ये ढाल है, समुद्री ढाल, और ये भरा हुआ इधर पानी। समझना भाई इसको अच्छे से, ठीक है। देखो भाई, होता क्या है कि मान लो कि इस समय यहां पर सूरज निकला हुआ है, दिन का समय है। क्या है ये? दिन का समय है, ठीक है। दूसरा केस हम लोग बना लेते हैं, लगे हाथ इधर ही बना लेते हैं। ये इधर ये रात का समय है, ठीक है। दो केस हमारे पास हो जाएंगे, दिन और रात, ठीक, ओके। अब देखिएगा कि सूरज पहले दिन वाला मेथड हम लोग समझते हैं, ठीक। दिन में क्या होता है, सूरज ने क्या किया, हीट जनरेट करना शुरू किया, और ये हीट जा करके धरती को भी मिली और पानी को भी मिली। तो इन दोनों में जल्दी गर्म कौन होगा, इन दोनों में जल्दी गर्म कौन होगा? तो हमने पढ़ा है कि भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है हमारा, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि जमीन जल्दी गर्म भी होती है और जमीन जल्दी ठंडी भी होती है, ठीक है। तो मतलब जमीन जो है जल्दी गर्म होगी अपेक्षाकृत पानी के, अपेक्षाकृत पानी की, ये बात ध्यान रखिए, रिलेटिव है ना। तो यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो हवा है वो जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना। अब जब हवा जल्दी गर्म हो जाएगी तो गर्म होने के बाद हवा क्या होती है, हल्की हो जाती है। कौन से कॉन्सेप्ट से भैया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, ठीक। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 यहाँ यूज होने वाला है, हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब आपको पता है कि हवा जहाँ से जाती है वहाँ पर क्या बना देती है, वहाँ बना देती है लो प्रेशर, यहाँ बन गया लो प्रेशर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हवा है वो उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाई होगी, है ना। ये तो होगा ना भाई, यहाँ पर जो है उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाया होगा, यहाँ पर इसके मुकाबले हाई प्रेशर बना होगा, हाई प्रेशर बना होगा, नो डाउट, ठीक। अब यहाँ बन गया हाई प्रेशर, यहाँ बन गया लो प्रेशर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसके मुकाबले थोड़ा ठंड है इधर इस वाले एरिया में, हाई प्रेशर वाले एरिया में, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाती है, ये देर में गर्म होती है, तो ये थोड़ी ठंडी है अपेक्षाकृत इसके। तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर, यहाँ बन गया लो प्रेशर, ये वैक्यूम क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब ये हाई प्रेशर से हवा, हमें पता है कॉन्सेप्ट नंबर 3 की हाई प्रेशर से हवा कहाँ भागती है, लो प्रेशर की तरफ। तो अब यहाँ से हवा इधर की ओर चलना शुरू कर देगी, ठीक है भाई, ये हवा इधर की ओर चलना शुरू कर देगी।
हमने देखा कि जो हवा है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, नो डाउट, यही होगा भैया, सही है। तो साथ ही साथ हवा हमारी जा रही है सागर से कहाँ पर, धरातल की तरफ, है ना। तो इस तरह चलने वाली हवाएं जो सागर से धरती की ओर आती हैं, सागर से धरती की ओर आती हैं या धरातल की ओर आती हैं, इस तरह के समीर को हम लोग क्या बोलते हैं, सागर समीर बोलते हैं। बात क्लियर, इसे बोलते हैं सागर समीर, ठीक है। सागर से स्थल की ओर चलने वाली समीर को सागर समीर बोलते हैं। यह घटना किस समय होती है, दिन के समय देखी जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। रात में देखते हैं क्या घटना होती है। रात में भाई दिन के तापमान से, जब दिन का सूरज क्या करता है कि इन दोनों को हीट देता है, तो उस केस में ये दोनों गर्म होते हैं। इन दोनों में देर तक गर्म होने वाला कौन है, पानी। पानी क्या होगा भैया, देर तक गर्म रहेगा। अब मान लो रात का समय है तो ये तो फटाक से ठंडा हो जाएगा, स्थल क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अब यहाँ की हवा कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने पर हवा नीचे बैठेगी, नीचे बैठने पर यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ ये क्या होगा भाई, ये जो है धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा होगा, मतलब गर्म होगा, है ना। पूरा ठंडा तो हो नहीं पाया इसके हिसाब से, तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ भी गर्मी होगी, यहाँ की हवा ऊपर भागेगी जगह छोड़ करके, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर की ओर चलना शुरू कर देगी रात के समय, ठीक है। तो इस तरह चलने वाली समीर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी समीर स्थल से पानी की ओर चल रही है, इसको बोलते हैं स्थल समीर, स्थल समीर, और इसको बोलते हैं सागर समीर। ये बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, आई होप। आपको ना क्लियर हो एक बार जाकर के दोबारा से बैक करके कॉन्सेप्ट देख लेना तीनों मेरे भाई, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक बात बताओ, जैसे मान लो कि एक मछुआरा है, ठीक है, वो मछली पकड़ना चाहता है और वो किस टाइम निकले समुद्र में अपनी नाव लेकर के कि उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप खुद सोचिए, उसको निकलना होगा रात के समय, क्योंकि रात में हवा क्या करती है, समुद्र की तरफ चलती है ना, समुद्र की तरफ चलती है। तो हवा क्या करेगी, इस नाव को आगे की ओर ले जाना शुरू कर देगी अपने हिसाब से, है ना। और साथ ही साथ क्या होगा कि ये आदमी जो इसके अंदर बैठा होगा, जो मछुआरा होगा, उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, जाके बढ़िया आराम से यहाँ पे रात में मछली से पकड़ेगा, और अगली सुबह जैसे सुबह होगी हवा उल्टा शुरू कर देगी चलना, और चल करके दोबारा से वो स्थल की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा और दोबारा से स्थल पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके लिए ये काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आगे कौन सी नई समीर पढ़नी है, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक और समीर, दो समीरें हो रहे हैं, घाटी समीर, सॉरी यार क्या हो रहा है बार बार, एक है घाटी समीर, घाटी समीर, और दूसरी है पर्वत समीर, पर्वत समीर। घाटी और पर्वत में अंतर आपको आई होप पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो कि कोई पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये और ये कुछ ऐसे है, ठीक। ऐसे यहाँ भी ये पहाड़ है, ठीक। ये मान लो ये नदी आई है, इन दोनों पहाड़ों के बीच से ये नदी निकलना शुरू कर दी। इधर नदी अपना बह रही है, इधर भी नदी बह रही है। बचपन में आर्ट बनाए होंगे ना, उसमें नदियाँ निकालते थे हम लोग। अब हो क्या रहा है, मान लो ये दिन का समय है, यहाँ सूरज निकला हुआ है, और ये रात का समय है, तो चंद्रमा हमारा होता है वाइट, रात का समय है, ठीक है। अब देखो होगा भाई क्या कि देखो ये है पहाड़, ये है पहाड़ और ये है पानी। पहाड़ मतलब स्थल से बने हुए, पानी मतलब जल से बना हुआ पानी, है ना। तो इन्हें आप कुछ कंपेयर कर पा रहे हैं सागर समीर या स्थल समीर के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल कंपेयर हो पा रहा है। दिन के समय स्थल हमारी जल्दी गर्म हो जाएगी अपेक्षाकृत पानी के, तो यहाँ की हवा देखो, यहाँ की हवा क्या हो जाएगी, स्थल की हवा ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। प्रेशर के चक्कर, वो टेम्परेचर के चक्कर में हवा गर्म होकर के ऊपर भागेगी,
यहाँ क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर, यहाँ क्रिएट हो जाएगा भैया लो प्रेशर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ धूप तो ढंग से पहुँच ही नहीं पाएगी भाई, पानी गर्म भी होगा तो थोड़ा कम करके गर्म होगा, इसके मतलब इसके हिसाब से, क्योंकि ये पानी है इसको गर्म होने में टाइम लगता है, तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर हमारे पास। ठीक, अब हवा किधर से किधर चलेगी, हवा इधर से इधर की ओर। भाई यहाँ लो प्रेशर तो यहाँ भी लो प्रेशर होगा, ये भी तो है ना पहाड़, इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी। तो जब हवा इस पॉइंट से, इसको बेटा बोलते हैं घाटी, इस जगह को घाटी बोलते हैं जहाँ से पानी निकलता है ना, जहाँ से पानी मतलब आता है पहाड़ों को चीर जाकर, उसे घाटी बोलते हैं। जब हवा घाटी से पर्वतों की ओर चलती है, घाटी से पर्वतों की ओर चलती है तो इसे बोलते हैं घाटी समीर। अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे करके। और इसी तरह से रात के समय में होगा क्या कि देखो गर्म तो ये भी हो रहा होगा ना इस समय, लेकिन धीरे गर्म हो रहा होगा अपेक्षाकृत स्थल के। रात के समय क्या होगा भाई कि ये पोर्शन गर्म होगा और ये वाले स्थल ठंडे हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ हवा कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, हवा नीचे बैठ जाएगी आकर के यहाँ पे। ठीक, यहाँ क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर, हवा जहाँ नीचे बैठती है हाई प्रेशर, हवा ठंडी हो गई यहाँ पे। और इसके मुकाबले ये वाला रात में ठंडा हो रहा होगा, ठंडा पूरा नहीं हो पाया होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा भैया, लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की हवा कैसी है अभी, ऊपर वाले घाट पर्वत की अपेक्षा ठंडी है, सॉरी गर्म है ना। तो होगा क्या कि हवा इस बार यहाँ से यहाँ चलना शुरू कर देगी, घाटी की तरफ, पर्वतों से, है ना, घाटी की तरफ शुरू कर देगी। इस तरह की हवा जो पर्वतों से घाटी की तरफ चलती हैं, इन्हें बोलते हैं पर्वत समीर। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी के अंदर किस तरह से हवाएं मुड़ती हैं या उनका मोशन कैसा होता है, वे किधर की ओर कैसे चलती हैं। ठीक है, तो देखो आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी का फ़ोटो है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं 30 डिग्री है नॉर्थ में और ये 30 डिग्री साउथ में है। बीच में आपका इक्वेटर है, ये वाला ये इक्वेटर है, इक्वेटर। ठीक है, फिर ये 60 डिग्री है और उसके नीचे हमारा पोल है, साउथ पोल है। ठीक, देखिए जैसे पोल जो होते हैं वो ठंडे होते हैं और ये जो हमारी इक्वेटर लाइन है ये कैसी है, ये गर्म है, क्योंकि सूरज का प्रकाश डायरेक्ट इसी पे पड़ता है। अच्छा, इससे पहले हम जाने कि एक नया प्रकार का बल जो कि है कोरियोलिस फोर्स, है ना। कोरियोलिस बल ये क्या होता है, देखो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी घूमती है अपने सतह पर, है ना, जो अपने अक्ष पे घूमती है, उसके कारण क्या होता है कि कोरियोलिस बल बनता है। ये एक प्रकार का आभासी बल होता है। ये बल इक्वेटर पे काम नहीं करता है भाई, जो इक्वेटर लाइन में देख रहे हैं ये बल इस पे काम नहीं करता है। इसलिए जो 0 से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, इसका जो नॉर्थ और साउथ, ये दोनों जो एरिया है, ये दो रीजन जो है, ये बिल्कुल शांत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, शांत क्षेत्र कहलाता है। इसी में क्या होता है, इसी को हम लोग ITCZ जोन बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं इसको, या शांत क्षेत्र बोलते हैं। इसे ही डोल ड्रम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोल ड्रम। ठीक है, ओके। देखो कोरियोलिस बल की वजह से क्या होता है भाई कि हवाएं हो जाती हैं तिरछी। कैसे, जैसे मान लो कि 0 डिग्री वाला, हम इसको थोड़ा कलर पहले चेंज कर लें। मान लो 0 डिग्री वाला जो ये है, ये गर्म है, ये है गर्म, ठीक। और जो 30 डिग्री वाला है, ये कैसा है, ये है ठंडा, ठीक है। ये गर्म है, ये ठंडा है। और नीचे वाला ये भी कैसा है, ये ठंडा है, ठीक है। तो होगा क्या कि हवा हाई प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, जाकर के ठंडे के पास हाई प्रेशर होता है, गर्म के पास होता है लो प्रेशर, है ना। तो ये ठंडे के पास होता है हाई प्रेशर। अब हवाओं को हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना था, ये जाती सीधा, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, है ना। बट हो क्या रहा है कि धरती के मोशन के चक्कर में एक नया आभासी बल जनरेट हुआ, जिसका नाम क्या है भाई, कोरियोलिस बल। उसके चक्कर में हवाएं हो गई तिरछी, हवाएं हो गई तिरछी, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर क्रिएट है। अब ऐसे ही यहाँ पर ऊपर 60 डिग्री वाले रीजन पे क्या होता है, 60 डिग्री रीजन पे क्या होता है भाई, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस वाले क्षेत्र में। ऐसे इधर नीचे 60 डिग्री पे भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो हवाएं क्या होती हैं, हवाओं को जाना चाहिए था इधर से इधर सीधा,
लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हवाएं मुड़ गई तिरछी, हवाएं इधर की ओर भाग गई, फ्लो कर गई इधर की ओर, है ना। क्यों हुआ, वही कोरियोलिस फोर्स के चक्कर में। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, बाकी तो आप जब डीप में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ सब कुछ पढ़ाया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के वास्तविक रीज़न क्या होता है। यहाँ देखने वाली बात है कम्पिटिटिव लेवल पे कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको पढ़ाया था हमने कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, इसके बीच चलने वाली जो हवाएं हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें बोलते हैं पूर्वा पवन। क्या बोलते हैं, पूर्वा पवने, पूर्वा पवने बोलते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, या इन्हीं को दूसरी भाषा में हम लोग व्यापारिक पवने बोलते हैं, ट्रेड वेव्स कहते हैं इनको, व्यापारिक पवने, ठीक है, व्यापारिक पवने बोलते हैं इनको, ठीक, इतना ध्यान में रखिएगा इसको लेकर के। अब आगे देखें, जो वेव्स, जो हवाएं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ तक चलती हैं, इन हवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पछुआ पवने। यही है पछुआ पवने, पछुआ पवने। और ये जो चलती है इधर वाली है पूर्वा पवने, कहते हैं पूर्वैया चल रही है आज, तो पूर्वा पवनों की बात करते हैं। और 65 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, यहाँ से मतलब यहाँ इस वाले रीजन में चलने वाली जो हवाएं होती हैं इनको ध्रुवीय हवाएं बोलते हैं, ध्रुवीय हवाएं, ध्रुवीय पवने। बात क्लियर है। ये 3 तरह की पवने हैं जो 30 से नॉर्थ 30 साउथ के बीच में चलती हैं, इन्हें बोलते हैं व्यापारिक पवने या पूर्वा पवने। 30 नॉर्थ से 60 नॉर्थ या 30 साउथ से 60 साउथ के बीच में चलने वाली हवाओं को पछुआ पवने बोलते हैं, या फिर 65 नॉर्थ से 90 नॉर्थ तक चलने वाली हवाओं को ध्रुवीय पवने बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखना, ये जो पूर्वा, पछुआ और जो ध्रुवीय 3 पवने हैं, ये तीनों की तीनों पवने स्थायी पवने हैं। कैसी हैं भाई, ये स्थायी पवने हैं, स्थायी पवन। ठीक, को ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि स्थायी पवने इन 4 में से कौन सी नहीं है। 3 दे देता है, एक और कोई अलग दे देगा आपको। ठीक है, अब एक बात देखो कि अगर हम धरती का स्ट्रक्चर देखें तो होता क्या है उसमें कि पृथ्वी में 2 होते हैं हेमिस्फीयर, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं इसको हम लोग। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता क्या है कि भाई बहुत सारा स्थल है, बहुत सारा स्थल है। साउदर्न हेमिस्फीयर की अपेक्षा ये इक्वेटर लाइन है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर अफ्रीका है और इधर हमारा साउथ अमेरिका है। ऊपर एशिया कितना बड़ा है ना, उसके बाद इधर यूरोप के पार्ट्स हैं और इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका है। मतलब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो हमारा, ये स्थल से भरपूर है, स्थल से भरपूर है। ठीक है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर वाला जो हमारा ये पोर्शन है, यहाँ पर स्थल की मात्रा कम है अपेक्षाकृत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। इसके चक्कर में होता क्या है कि यहाँ पर हवाएं जो चलती हैं उन पे बहुत कम रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब कि रोकने वाला बहुत कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। यहाँ पर रोकने के लिए बिल्डिंग्स खड़ी हैं, हवाओं को रोकने के लिए पहाड़ हैं बड़े बड़े से, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पर स्थल में तो कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर समुद्र है ना, समुद्र में क्या होती है, हवाएं चलती हैं बहुत तेज़ स्पीड ले लेती हैं अपना, क्योंकि उनको कोई टकराने वाला, उनसे कोई रोकने वाला प्रॉपर होता नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इस चक्कर में यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में कुछ और तरह की पवनें पाई जाती हैं जो कि पछुआ पवन का ही पार्ट होते हैं। पछुआ पवनें मतलब अगर पछुआ पवन होंगे जाकर के तो नो डाउट भैया 30 से 60 के बीच वाली होंगी जाकर के, तो हाँ नियरली ये 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी पवनें, देखो भाई 40 डिग्री पे चलती है साउथ में, 40 डिग्री साउथ में चलती है, इसे हम लोग बोलते हैं गरजती चालीसा। क्या बोलते हैं, गरजती चालीसा, चालीसा, है ना। ये काफ़ी तेज मात्रा में गरज के चलती है बिल्कुल एकदम, है ना। ऐसे ही 50 डिग्री वाली पवन होती है, 50 डिग्री साउथ पे, इसे हम लोग बोलते हैं प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। ऐसे ही 60 डिग्री साउथ वाली होती है, इसे हम लोग बोलते हैं चीखती साठा, चीखती साठा।
है ना। ये कुछ मेजर पवनें हैं। ये पछुआ पवन का ही एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। ये अधिक आवाज़ करने वाली पछुआ पवनें हैं। ये बहुत तेज चिल्ला करके चलती है, मतलब चिल्ला के क्या चलती है, इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये आवाज़ देना शुरू कर देती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम लोग स्थानीय पवनों के बारे में और जानेंगे कि किस प्रॉपर स्थान पर कौन सी पवन चलती है। ठीक है, देखो भाई ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, हालांकि क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी से आते हैं। देखो भाई स्थानीय पवनों में पवनें दो तरह की होती हैं, गर्म हवा और ठंडी हवा, है ना। तो सबसे पहले अपने इंडिया के बारे में जान लो, भारत के बारे में। लू नाम की हवा है, ये चलती है उत्तर भारत वाले एरिया में, उत्तर भारत में चलती है। हम लोग के लखनऊ वगैरह में लू चलती है ना। ऐसे ही अगर हम देखें तो कुछ मेजर जगह पर, जैसे कि चिनूक है, चिनूक हवा है, ये हमारी चलती है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में चलती है कौन सी भैया, चिनूक हवा चलती है ना। ये रॉकी पर्वत के साइड में चलती है। तीसरा देखो यहाँ पे हमारे भाई फॉन गर्म हवा का पार्ट है भाई, है ना। ये हमारी चलती है आल्प्स पर्वत पे, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चौथी मेजर पवन देखो हरमट्टन, ये चलती है हमारी अफ्रीका में, अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, हाँ पश्चिमी अफ्रीका, बेसिकली पश्चिमी अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा इसी हरमट्टन हवा को डॉक्टर हवा भी बोलते हैं, इसको लिख लो भाई बीच में, डॉक्टर हवा। ठीक है, एक चलती है हमारे यहाँ पे नॉर्वेस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्वेस्टर चलती है, और ये चलती है न्यूजीलैंड वाले एरिया में, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये 5 पवने, इनको आप याद रखो। एक और लिख लो यार, ब्रिक फील्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक फील्डर है। ठीक है, ये चलती है हमारी ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन में। कहाँ पे चलती है भैया, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर चलती है। ठीक, ऐसे ही अगर आप देखो तो अपने इंडिया में एक और लिख लो, एलिफेंटा चलती है हमारी मालाबार तट पर, जो कि हमारा कहाँ है, साउथ इंडिया के पार्ट में है। ठीक है, ये कुछ पवने हैं जो कि एग्जाम में भैया बार बार आती हैं। ठीक, इनको तो कतई याद करके रख लो एकदम अच्छे से। अब कुछ ठंडी हवाएं देख लेते हैं, ये चुनिंदा ही है, कुछ ही 2-3। इसमें पुर्गा पवन सबसे इम्पोर्टेंट, पुर्गा, ये रूस में चलती है, रसिया में। ये ठंडी हवा है एक प्रकार की, क्योंकि रूस में ठंडा एरिया है भाई। एक है मिस्ट्रल, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना मिस्ट्रल को। ये चलती है 2 जगह पे चलती है, ये स्पेन और फ्रांस में, स्पेन प्लस फ्रांस। ठीक है, थर्ड अगर देखो तो लेवांटर चलती है हमारी स्पेन में। लेवांटर कहाँ चलती है भाई, स्पेन में चलती है। ठीक है, और चौथी लिखो आप, एक चलती है जोरन बोल सकते हैं इसको, जोरन। ये जूरा पर्वत पे चलती है, जूरा पर्वत पे। ठीक है, जूरा पर्वत तो आप जानते ही होंगे, ये वो जगह है जहाँ पर पहली बार डायनासोर का कंकाल मिला था, है ना, ये जोरन पर्वत पे। ठीक है, एक जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी आपने, तो वो यहीं पे है। ये जगह हमारी स्विट्जरलैंड में पड़ती है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इनको आप नोट करते चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक काम करो, गर्म हवा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो यार, ये है सिरोको। इसको खूनी वर्षा भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, खूनी वर्षा, है ना। ये सहारा, जो आपका सहारा मरुस्थल है अफ्रीका वाला, है ना, उससे भूमध्य सागर, सहारा से भूमध्य सागर की तरफ चलती है बेसिकली ये हवा। तो होता क्या है कि सहारा वाले जो एरिया से वो उसकी जो मिट्टी है उसको उठा करके भूमध्य सागर में फेंकती है जा करके, और इसका काफ़ी सारा पोर्शन जो है आगे यूरोप वाले कंट्रीज़ में भी चला जाता है ना। इसके चक्कर में से क्या बोलते हैं, खूनी वर्षा बोला जाता है वहाँ पे। ठीक है,
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में कि चक्रवात कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे। अब हम लोग शुरू करेंगे साइक्लोन के बारे में। तो देखो ये साइक्लोन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। अब देखो भाई ये तो दो प्रकार के होते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय रीजन कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय रीजन कौन सा है, ये आपको पता है, ठीक। अब देखो कितनी शेप में पाए जाते हैं, ये तीन प्रकार के शेप में पाए जाते हैं। शेप अगर इनका देखा जाए, पहला होता है ये वी आकार में होते हैं, ठीक। दूसरा होता है ये सर्कुलर आकार में होते हैं। तीसरा होता है ये अंडाकार आकार में होते हैं, मतलब इलेप्टिकल होते हैं। ये बेसिकली इलेप्टिकल बन गया, इसको सर्कल बना लो, अभी सर्कुलर आकार में हो गया, ठीक। वी शेप में, अंडाकार शेप में और गोलाकार शेप में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब चक्रवात कैसे बनता है इसको समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा एक नियम, जिसे बोलते हैं फेरल का नियम। क्या बोलते हैं भाई इनको? इसको बोलते हैं फेरल्स लॉ, फेरल का नियम, ठीक है। फेरल का नियम देखो होता क्या है। फेरल के नियम के अनुसार, फेरल का नियम कहता है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें होने जो चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो कोरियलिस फोर्स के चक्कर में क्या होती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। मतलब अगर मान लो कि कोई हवा को यहाँ से ऐसे आना है सीधा, ठीक, तो वो क्या करेगी, अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। तो वास्तव में हो कैसी चलेगी, कैसे वो चलेगी ऐसे, ऐसे चलेगी, ठीक है। तो होता भाई क्या है कि मान लो कि किसी पॉइंट पर लो प्रेशर क्रिएट है। मान लो ये पॉइंट है, हमने ये बना दिया एक पॉइंट जहाँ पर है लो प्रेशर। तो भाई अगल बगल की जो हाई प्रेशर की हवाएं होंगी सब लो प्रेशर को भरने के लिए इसकी तरफ चली आएंगी, है ना। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, ठीक है। यहाँ पर हवाएं सीधी आना चाहेंगी, बट होगा क्या कि ये मुड़ जाएंगी अपने दाईं ओर, अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी जाकर के, है ना, ऐसे मुड़ जाएंगी। अब इसके बाद में क्या होना भाई कि देखो यहाँ पर एक, अगर इसको हम कंप्लीट करें तो ये एक कुछ सर्कल नुमा आकृति बन गई है ना। तो ये हवाएं क्या करेंगी, एक गोलाकार रूप ले लेंगी, जिसके चक्कर में होता क्या है भाई कि चक्रवात बन जाता है। इनके मुड़ाव के चक्कर में चक्रवात बन जाएगा। और ध्यान देना कि बनने वाला चक्रवात जो होगा, बनने वाला जो चक्रवात होगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पर होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये होगी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन में, ठीक। क्योंकि कोरियलिस फोर्स के बारे में आपको हमने बताया था अभी, वहाँ देखेंगे जाकर के अगर आप, तो हवाएं क्या हो रही हैं, दाईं ओर मुड़ जा रही हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका कैसा क्या होने वाला है। साउदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पर भी मान लो एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी एक क्या हो गया भैया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया इस पॉइंट पर, और साथ साथ हवाएं क्या की, इसकी तरफ आना शुरू कर दी, ठीक है, ऐसे आना शुरू कर दी। बट हुआ क्या, इस बार क्या होगा कि इस बार हवाएं कहाँ मुड़ेंगी, बाईं ओर मुड़ना शुरू कर देंगी। तो ये हवा ऐसे आकर के ऐसे मुड़ जाएगी, ये हवा ऐसे ना आकर के ऐसे मुड़ जाएगी, ये हवा ऐसे आकर के ऐसे मुड़ जाएगी, ये हवा ऐसे मुड़ जाएगी। तो होगा क्या कि इससे एक क्लॉकवाइज रोटेशन हमें मिलना शुरू कर देगा। तो यहाँ बनने वाला जो चक्रवात होता है ये कैसा होता है भाई, क्लॉकवाइज होता है। एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन यही आता है कि ये बताओ कि साउदर्न हेमिस्फीयर में बनने वाले जो चक्रवात होते हैं उनकी दिशा क्या होती है, वामावर्त या दक्षिणावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। या उत्तरी गोलार्ध में कैसे बनता है, तो अपने जगह पे ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, याद रख लेना, ठीक है। ये फेरल का लॉ था, इसी से सारा चक्रवात वगैरह डिसाइड होते हैं कि उनकी होने वाला क्या मामला। अब देखो जो चक्रवात होता है, चक्रवात से एक क्वेश्चन और आता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चक्रवात के जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो शांत हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग चक्रवात की आंख बोलते हैं,
ठीक है। अब देखो कौन कौन सी जगह पर किस किस नाम से चक्रवातों को पाया जाता है। तो पहला देखो भाई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में विली विली होता है नाम चक्रवात का। क्या नाम होता है भाई? विली 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 विली, ठीक है। दूसरा नंबर है भाई हमारा जापान में। जापान में इसको बोलते हैं टाइफू। टाइफू, ध्यान रखिएगा, जापान में इसको बोलते हैं टाइफू। और यही चीन सागर के पास से भी बनता है, चीन सागर के पास, तो इसे बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं सर? टाइफून। चौथा देखो भाई, चौथा हमारा है यूएसए में। यूएसए में इसे हम लोग हरिकेन के नाम से भी जानते हैं, हरिकेन के नाम से। और यूएसए में ही एक आता है टोर्नेडो। टोर्नेडो, टोर्नेडो है ना, ये भैया सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, ये वेरी डेंजरस। ये कहाँ पाया जाता है? यूएसए पाया जाता है। पाया क्या जाता है बेसिकली, वहाँ के चक्रवात का नाम यूएसए में क्या है? टोर्नेडो है, ठीक है। हरिकेन भी पाया जाता है, और चीन सागर में टाइफून, जापान में टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। ये खत्म हो गया बारे में, अपने ब्रह्मांड के बारे में। देखो ये चैप्टर ऐसा है जिससे कि हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स की स्टडी को पहले समझो, यूनिवर्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, ठीक, ध्यान रखना इसको। और दूसरी बात, हम लोग इसमें एक थ्योरी को पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस थ्योरी है, जो कि जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है ना। इस थ्योरी के बारे में जितना एग्ज़ाम के रिलेटिव, मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जितना ज़रूरत होगी उतना हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी ये दी पहले किसने थी भाई? देखो ये 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी। इसने जॉर्ज लेमेत्रे, हिंदी में, ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। ये जो थे साइंटिस्ट थे अपने आप में, इन्होंने एक थ्योरी दी थी बिग बैंग थ्योरी नाम से। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि आज से तकरीबन 15 मिलियन साल पहले, आज से तकरीबन कितना साल पहले भाई? 15 मिलियन साल पहले, ईयर्स एगो, ठीक, जो पूरा ब्रह्मांड था वो एक छोटे से गोले में था। जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड था भैया, वो कहाँ था? एक छोटे से गोले में था, ठीक है। फिर जब गोला बहुत छोटा था, ब्रह्मांड पूरा इसमें समाया हुआ है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, टेंस टू इन्फिनिटी, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ, इससे बहुत सारी आकाश गंगाएँ बनी। पहली बात तो ऐसा क्या बना भाई? बहुत सारी आकाश गंगाएँ बनी। क्या बना? आकाश गंगाएँ, आकाश गंगाएँ, ठीक है। और हमें पता है कि एक आकाश गंगा हमारी भी है इसमें, है ना, जैसे हम लोग मिल्की वे बोलते हैं। उसी आकाश गंगा का अपना सूरज है, और उसी सूरज की अपनी पृथ्वी है, ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं, ओके। तो देखो आकाश गंगा जब बनती हैं, देखो इसमें होता क्या है, आकाश गंगा में क्या क्या पाया जाता है। पहली बात तो आकाश गंगा में तारे मिलते हैं, हमें तारे मिलते हैं, प्लस गैस होती है, प्लस धूल होती है, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक, जिसमें कि 98% के आसपास तारे होते हैं, बाकी 2% में गैस और धूल होती है, ठीक। अब देखो आगे कि जो अपनी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? देखो भाई 100 अरब से भी ज़्यादा आकाश गंगाएँ विस्फोट के बाद से निकली थी, ठीक। उनमें से एक अपनी आकाश गंगा है, उसका नाम भाई क्या है? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। हिंदी में बोले तो भाई इसको दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, ये अपनी आकाश गंगा का नाम है, ठीक। इसका शेप कैसा है? इसका अगर शेप हम लोग बात करें शेप के बारे में, तो ये स्पाइरल है शेप में, स्पाइरल है शेप में ना, ठीक, वर्तिकाकार है ये। और इसके अंदर ही क्या है? अपनी अर्थ है, इसके अंदर ही अपनी अर्थ है, ठीक है। तो ये है सिनेरियो जिसमें कि मिल्की वे लाखों हैं, और मिल्की वे के अंदर एक तारा है, मतलब एक क्या तारा है तो अरबों तारा, उनमें से एक तारा है अपना सूरज, ठीक, और उस तारे के चारों ओर अपनी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो मिल्की वे के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ साथ जानेंगे कि अपनी पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है। आकाशगंगा में ही अपनी मिल्की वे के सबसे करीबी गैलेक्सी, जो पड़ोसी गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा।
एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और हम लोग इसमें अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मिल्की वे के बारे में जानेंगे, जो कि अपनी है मिल्की वे। ठीक है, समझो एक बात को कि मिल्की वे के अंदर अगर देखा जाए कि इसका मिल्की वे का जो सेंटर है, इसके सेंटर में क्या है, एक ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल, बहुत बड़ा सा एक ब्लैक होल है मिल्की वे के सेंटर में। इसी ब्लैक होल के चारों तरफ सभी तारे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं गोल गोल। ठीक है, तो ऐसे मान लो ये चक्कर लगा रहे हैं तारे। इनमें से एक तारा अपना है, लो वो तारा मान लो यहाँ पे है, इसका नाम भाई क्या है, इसका नाम है सूर्य। सूर्य क्या है, अपना तारा है। इस सूर्य से सबसे करीबी तारा है, सबसे करीबी तारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है भाई, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, खास बातें जाने और कि इसी सूर्य के इसी गैलेक्सी के सबसे गर्म तारे के अगर बारे में बात करें, सबसे गर्म तारा वो कौन सा है भाई हमारा, वो हमारा डॉग स्टार है। वो कहीं यहाँ पाया जाता है, डॉग स्टार, डॉग स्टार। ठीक है, और इसी को हम लोग सीरियस भी बोलते हैं, सीरियस। ये ठीक, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये सूर्य से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा चमकीला है, 20 टाइम्स मोर देन सन, 20 टाइम्स ज़्यादा है सूरज से, चमकीला है ना ये। तो ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं इससे। और देखो भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे अपने सूर्य के बारे में। सूर्य क्योंकि सन के नाम से जाना जाता है। सूर्य भी एक, आपको पता है, एक तारा है। ठीक है, पहली बात लिखेंगे, सबसे पहले सूर्य में जो एनर्जी हमें मिलती है सूर्य से, जो हीट के रूप में, उसका मेन सोर्स क्या है। तो सोर्स अगर देखा जाए सूर्य का सोर्स जो है वो क्या है भाई, वो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों सोर्स है इसके। ठीक है, मुख्य सोर्स क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। इस सूरज के अंदर हमारे 71% के आसपास हाइड्रोजन है और शेष में जो है क्या है, हमारी हीलियम है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि जितनी भी हीलियम है ये कंबाइन होकर के, जितनी भी हाइड्रोजन है कंबाइन होकर के हीलियम बनती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस देखो, ये छोटा एटम जुड़ करके जब बड़ा एटम देता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं इसको, नाभिकीय संलयन, संलयन है ना। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जैसे अगर रिएक्शन लिखी जाए तो 1H2 + 1H2 गिव्स 2He4 है ना, और प्लस बहुत सारी ऊर्जा। देखो, छोटे दो एटम कंबाइन होकर के एक बड़ा एटम बना रहे हैं और साथ साथ भरमार दे रहे हैं ऊर्जा का, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा है कि जो सूरज है उसका इनर कोर का जो टेम्परेचर है, इनर कोर का जो टेम्परेचर है, इसका तकरीबन 15 लाख डिग्री सेल्सियस है, 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और जो सरफेस टेम्परेचर है, जो सरफेस टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर है ना, वो तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तीसरी बात देखोगे सूरज के बारे में, भाई जो सूरज का बाहरी पोर्शन होता है, जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। जो हम लोग को दिखता है ना धरती के अंदर से, वो फोटोस्फीयर दिखता है। और इसका जो साथ साथ जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है ना, पार्ट, इसे हम लोग कोरोना बोलते हैं, कोरोना, या फिर इसी को किरीट बोलते हैं, किरीट, हिंदी में किरीट लिखते हैं इसको। ठीक है, चौथी बात जानते हैं हम लोग कि देखो सूरज में जो ये फोटोस्फीयर वाला एरिया है, ठीक, जो फोटोस्फीयर वाला एरिया है, फोटोस्फीयर वाला जो एरिया है, इसमें बनते हैं सौर कलंक। इसमें क्या बोलते हैं, सौर कलंक, मतलब सूर्य में धब्बे बनते हैं, है ना, धब्बे बनते हैं, वहाँ गैप खाली हो जाता है। तो उस गैप से क्या होता है कि सौर ज्वालाएं बाहर निकलती हैं, आउट होती हैं सौर ज्वालाएं, सौर ज्वालाएं। ठीक, जब सौर ज्वालाएं बाहर निकलती हैं तो होता भाई क्या है कि वो ज्वालाएं धरती के वायुमंडल में कभी कभी एंटर कर जाती हैं। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करती हैं तो ये पृथ्वी में सिर्फ दो ही जगह एंटर कर पाती हैं। एक तो पहला तो भैया नॉर्थ पोल पे एंटर करती है, दूसरा तो साउथ पोल पे एंटर करती है। ठीक है,
जब नॉर्थ पोल पे एंटर करती है तो इसका नाम अलग होता है, जब साउथ पोल पे करती है तो इसका नाम अलग होता है। नॉर्थ पोल पे इसका नाम ऑरोरा बोरियोलिस होता है, बोरियोलिस, ठीक। साउथ पोल पे इसका नाम ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस होता है, ऑस्ट्रियोलिस होता है, ठीक है। ये नॉर्वे वगैरह में देखने को मिलता है, जहाँ जो पोल साइड एरिया है, जो काफ़ी करीब पोल के या प्रॉपर पोल पे ही, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये रात में क्या होता है कि काफ़ी हरा भरा सा बिल्कुल मौसम हो जाता है, जैसे मैजिकल टाइप का आप देखे होंगे, कभी देख लीजिए आप गूगल पे डाल करके ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस या बोरियोलिस, तो दिखा देगा, ठीक है। 5वां नंबर देखते हैं हम लोग कि कोरोना की जो स्टडी है, जैसे आप ये कोरोना देख रहे हैं, जो कोरोना की स्टडी हम लोग करते हैं, तो कोरोना की स्टडी के लिए इंडिया से एक मिशन भेजा गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आदित्य L1। ये किसकी स्टडी के लिए? कोरोना की स्टडी के लिए। अच्छा, साथ ही साथ देखा जाए तो नासा ने भी मिशन भेजा था, नासा ने भी एक मिशन भेजा था, ठीक, जिसका नाम भाई सोलर पार्कर, क्या नाम? सोलर पार्कर मिशन, पार्कर प्रोब, पूरा सोलर पार्कर प्रोब मिशन, ठीक है। ये किसने भेजा भाई? ये नासा ने भेजा था। तो इतनी सी बात है सूरज के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपने सौरमंडल के बारे में, ठीक है। फटाक से खत्म करते हैं इसको पढ़ा करके। देखो भाई, ये मान लो हमारा सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, सन है, ठीक, और इस सन के इधर साइड में अपने प्लैनेट्स हैं। तो ये सबसे करीबी प्लैनेट जो सूरज के पास का है, ठीक है, इसका नाम है बुध ग्रह। इसका नाम भाई क्या है? इसका नाम है बुध ग्रह। ये बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह और सबसे करीब है ना सूरज के। देखो, इसको जो है हम लोग बोलते हैं गड्ढेदार प्लैनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गड्ढेदार प्लैनेट, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये अपने सूरज का चारों ओर चक्कर 88 डेज में लगा लेता है। कितना? 88 डेज में ये चारों ओर चक्कर लगा लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका ना तो कोई एटमॉस्फेयर है, ना तो इसका कोई वायुमंडल है, और ना ही इसके कोई प्रॉपर चंद्रमा या कोई इसका उपग्रह है, ठीक है। अब और क्या इसमें नोट करने वाली बात है? इसमें नोट करने वाली बात यह है भाई कि हाँ, दिन के समय इसका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, जो रात के समय इसका टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें अगर कोई मान लो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई बाहर से अगर कोई उल्का पिंड इसमें आता है, गिरता है इस पर आकर के, तो ये एटमॉस्फेयर ना होने के चक्कर में वो जल नहीं पाता रास्ते में, और आकर के सीधा धड़ाम से गिरता है। इसके चक्कर में इस प्लैनेट में बहुत बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक। तो क्या पूछे सबसे ज़्यादा गड्ढों वाला प्लैनेट कौन सा है? तो अपना बुध ग्रह ही है वो, ठीक है। अच्छा, इसकी स्टडी के लिए देखो नासा ने क्या भेजा है? पैसेंजर मिशन भेजा है। इसकी स्टडी के लिए नासा ने पैसेंजर मिशन भेजा है, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। अब अगला प्लैनेट हमारा आता है, अगला प्लैनेट हमारा आता है कौन सा भैया? शुक्र ग्रह। कौन सा आ गया? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे काफ़ी सारी बात। भाई देखो, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा बोलते हैं, जिसे आप देखते हैं अगर आप छत पे निकल जाए अपने, तो देखते हैं शाम के टाइम पे कि नॉर्थ स्टार जिसे बोलते हैं ना, तो वो वास्तव में शुक्र ग्रह ही है। अच्छा, शुक्र ग्रह के पास भैया पहली बात तो वायुमंडल है। इसके पास वायुमंडल नहीं था, शुक्र ग्रह के पास वायुमंडल है, और इसका पूरा पूरा वायुमंडल 96% लगभग CO2 से बना हुआ है। इसमें कस के CO2 है। अच्छा, CO2 आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो सूरज से आने वाली किरणों को कस के एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर भर के रख लेती है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो जो कि इससे भी ज़्यादा है, मतलब बुध के टेम्परेचर से भी शुक्र ग्रह का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन बुध ग्रह किस में ज़्यादा है? बुध ग्रह दिन और रात के टेम्परेचर के गैप में ज़्यादा है। जैसे अगर इसका यहाँ पे दिन में मान लो अगर इसका टेम्परेचर 350 डिग्री या कुछ भी हुआ जा करके, और रात को माइनस का मान लो 125 डिग्री सेल्सियस चला गया, ठीक है। तो इनका जो गैप आता है, ये गैप मानने को हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये गैप में ज़्यादा है, और ये वाला सिर्फ मॉर्निंग के दिन के टेम्परेचर में ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, शुक्र ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी और पहाड़ पाए जाते हैं, ज्वालामुखी और पहाड़ पाए जाते हैं शुक्र ग्रह सतह पर। इसी को हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो रोटेशन है, इसका और सेकंड लास्ट वाले का, नहीं, अरुण का, उन दोनों का रोटेशन क्या है? अन्य ग्रहों के रोटेशन की अपेक्षा में रिवर्स चलता है, ठीक है। ये तो हो गई भाई हमारी शुक्र ग्रह के बारे में बात। अब हम लोग बातें करते हैं पृथ्वी के बारे में। अब हमारी आती है पृथ्वी, 3rd नंबर पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी भाई, अब देखो पृथ्वी क्या बात है? पृथ्वी में जानते हैं हम लोग कि भाई पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं पृथ्वी को हम लोग, ठीक है। और इसकी आयु जो है तकरीबन 4.5 अरब साल हो गई है इसकी आयु। झुकाव इसका 23.5 डिग्री पे है झुकाव, है ना। रोटेशन जो है इसका 24 घंटे में पूरा होता है। रिवोल्यूशन इसका 360 दिन में पूरा होता है। रोटेशन के चक्कर में दिन रात होते हैं, रिवोल्यूशन के चक्कर में मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। ओके, अब जिस बात पे ये चक्कर लगाती है सूरज के,
ध्यान रख लो, इसी में ये बताते हैं ये बात सारी कि जिस पाथ पे चक्कर लगाती है वो पाथ इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है। तो कभी ये सूरज के करीब होती है, कभी सूरज से दूर होती है। तो जब ये सूरज के करीब होती है, ठीक है, जब इसकी डिस्टेंस सूरज से काफ़ी कम होती है तो इस घटना को हम लोग उपसौर बोलते हैं। ये 3 जनवरी को होता है, ठीक है। और जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है तो इसे हम लोग अपसौर बोलते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 जुलाई के आसपास वाली डेट में होता है, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्लैनेट के बारे में। अगला प्लैनेट कौन सा भैया? हमारा रेड प्लैनेट, जिसे बोलते हैं मंगल ग्रह। कौन सा प्लैनेट भैया? मंगल ग्रह, ठीक है। ये है हमारा मंगल ग्रह यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये प्लैनेट कैसा होता है? ये प्लैनेट भैया हमारा रेड होता है। ये प्लैनेट कैसा होता है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये भैया हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट पे तो हमारा ये आता है ना, बुध ग्रह, फिर सेकंड पे ये आता है स्मॉलेस्ट, मतलब ये इससे बड़ा है, ओके, ठीक है। इसके पास 2 चंद्रमा पाए जाते हैं, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डाइमोस है, ठीक। जो डाइमोस है वो पूरे सौर मंडल का देखा जाए तो सबसे छोटा उपग्रह है ना। अच्छा इसमें अगर एक और बात हम करें कि इसमें 2 चीज़ें खास पाई जाती हैं। पहली चीज़ तो भाई इसमें निक्स ओलंपिया नाम का सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। और वो कहाँ पाया जाता है? हमारे मंगल ग्रह में पाया जाता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी यहीं पर पाया जाता है ना, जिसका नाम है ओलंपिक मॉन्स। क्या नाम है? ओलंपिक मॉन्स, ठीक है। ओलंपस बेसिकली मॉन्स बोलते हैं उसको, हाँ। अच्छा इसके पास कितने चंद्रमा है? 2 चंद्रमा है, एक का नाम फोबोस, एक का नाम डाइमोस। इसकी स्टडी के लिए इसरो ने मंगलयान भेजा है। आपको पता है इसरो ने मंगलयान भेजा है इसकी स्टडी के लिए। और नासा ने क्या भेजा है भाई? नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा है, ठीक है। क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा है। देखो 4 प्लैनेट हो गए। इसके बाद आती है हमारी क्षुद्र पट्टी, मतलब कि उल्का पिंड, जो उल्का या ग्रह वगैरह होते हैं छोटे छोटे से पत्थर वगैरह, उल्का पिंड, ये आता है यहाँ पर इसके बीच में। ये भी रोटेशन कर रहे होते हैं, हाँ ये भी रोटेशन कर रहे होते हैं पूरे सूरज का, ठीक है। अच्छा इस उल्का क्षुद्र पट्टी के इधर साइड में जो ग्रह होते हैं, ये भी 4 ग्रह होते हैं। इनको हम लोग आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये भी 4 ग्रह होते हैं। 4 बना लिया जाए फटाक से, सही तो बन नहीं रहा है, बन जाएगा चलो, ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि इसमें पहला आता है हमारा बृहस्पति प्लैनेट आता है, ठीक है। इस बृहस्पति के ग्रह के बारे में बात करें तो ये बृहस्पति ग्रह हमारा गैस से बना हुआ है, ठीक है। इसको सबसे पहले सन 1605 के आसपास में गैलीलियो ने खोजा था, ठीक है, अपने दूरबीन से। उपग्रह अगर देखें तो इसमें 79 उपग्रह हैं। कितने भाई? 79। इसके अभी करंट में इसके 79 मून्स हैं, ओके, जिसमें कि सबसे बड़ा मून भी यहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ा मून का नाम भाई क्या है? गैनीमेड, ठीक। गैनीमेड कहाँ पाया जाता है? ये हमारा बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। बेसिकली पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमेड ही है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा हमारा था मंगल का कौन सा? डाइमोस, है ना। अच्छा साथ साथ इसमें यूरोपा नाम का भी एक उपग्रह पाया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा इसकी स्टडी के लिए नासा ने भैया जूनो नाम का मिशन भेजा है। जूनो नाम का मिशन किसके लिए? नासा ने भेजा है बृहस्पति ग्रह की स्टडी के लिए, ठीक है। ये पहली बात तो गैस का बना होता है और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट यही है। फर्स्ट पे यही आता है। सेकंड पे हमारा सैटर्न आ जाता है। सैटर्न सेकंड पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट, ओके, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भैया? हमारा शनि ग्रह है। ये इसमें छल्ले पाए जाते हैं। इसमें टोटल 7 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं भैया? 7 छल्ले होते हैं इसमें टोटल, ठीक है। 7 रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 82 हमारे उपग्रह पाए जाते हैं। 82 उपग्रह। तो इस एक करंट का डेटा है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें ज़्यादा खोज लिए जाए तो ये वाला सबसे फर्स्ट पे आ जाता है उपग्रह के मामले में। अभी तो हमारा शनि ग्रह चल रहा है, ठीक है। तो आप जब एग्जाम देने जाएँ तो एक बार करंट का डेटा देख करके जाएँ कि शनि के पास कितने उपग्रह है और बृहस्पति के पास कितने उपग्रह है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बहुत ही फेमस उपग्रह इसका है जिसका नाम है टाइटन। नाम याद रखिएगा, टाइटन उपग्रह किसका भैया? ये हमारे किसका है? ये किसका भैया? ये शनि ग्रह का है, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी के बारे में आपने सुना होगा कि जो है इसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि ये समुद्र में तैर भी सकता है वगैरह वगैरह। वो तो बेसिकली शनि ग्रह के बारे में था, सॉरी, हाँ, ओके। अब इसकी स्टडी के लिए नासा ने एक मिशन भेजा जिसका नाम है कैसिनी मिशन। क्या नाम है भैया? कैसिनी मिशन नासा ने भेजा है, ठीक है। अब अगला ग्रह की बात करते हैं। इसका नाम है अरुण ग्रह। इसके पास भी 5 छल्ले होते हैं। इसके पास कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। 5 छल्ले होते हैं और इसके पास टोटल 13 उपग्रह पाए जाते हैं। 13 सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। और ध्यान देना पूरे सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह यही है। पूरे सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह यही है हमारा, ठीक है। अच्छा
अब अगली बात आती है हमारी सबसे लास्ट ग्रह हमारा कौन सा भाई, वरुण ग्रह है ना, वरुण ग्रह। ठीक, इसका नाम क्या था, इसका नाम था अरुण। ठीक है, आखिरी वाला वरुण। इसके पास टोटल 27 चंद्रमा भी है, 27 उपग्रह इसके पास अभी करंट डेटा में है। और साथ ही साथ इसमें भी क्या पाया जाता है, 5 छल्ले पाए, देखो 5 छल्ले इसके पास, 5 छल्ले इसके पास, 7 छल्ले इसके पास, इसके पास कोई छल्ला नहीं है ना। तो 5 छल्ले इसमें पाए जाते हैं, 5 रिंग्स, इसमें भी 5 रिंग्स पाई जाती है। ठीक है, ओके। अब इसका एक बहुत ही फेमस उपग्रह है जो कि एग्जाम में आता है कंफ्यूज करने के लिए, इसका नाम है ट्राइटन। हाँ भाई ट्राइटन, इसका नाम ट्राइटन है, इसका नाम टाइटन था, टाइटन। तो एग्जाम में कभी कभी यही आ जाता है, तो लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शनि ग्रह को मार करके चले जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो आप लास्ट के चारों प्लैनेट देख रहे हो, ये चारों प्लैनेट, ये कैसे भाई, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। ठीक है, और ये चारों प्लैनेट है, ये कैसे है, जो क्षुद्र पट्टी के इधर वाले, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स। ठीक है, अब देखो ये जो इनर प्लैनेट है, ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। आउटर प्लैनेट सारे के सारे कैसे होते हैं, गैसियस प्लैनेट होते हैं। गैसियस का मतलब क्या होता है भैया, ऐसे प्लैनेट जिन पर खड़ी होने के लिए सरफेस ना हो, है ना, ऊपर से डालोगे नीचे से निकल आएगा सटाक से इंसान, ऐसा प्लैनेट है ना। यहाँ पर है क्या, यहाँ पे सब सॉलिड बना हुआ है पूरा पूरा, मतलब कॉमन सी बात है भाई, हम लोग धरती पे हैं, धरती कैसे सॉलिड है, सॉलिड पे हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, है ना। ओके, तो ये था हमारा सौरमंडल के बारे में, इतना ही डेटा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें एक PDF प्रोवाइड करा देंगे लास्ट में। देखो भाई, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो थी SSC के कम्पिटेटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में यहीं से ज़्यादा आती है। SSC का एग्जाम हो गया, रेलवे का हो गया, अगर हम चाहें पढ़ाने के तो अभी और महासागरीय धाराएं वगैरह हैं, या फिर प्रॉपर कंटिनेंट को लेकर के स्टडी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कोई IAS PCS तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग को यहाँ पे SSC कवर करना है, RRB कवर करना है, और ये IB वगैरह के एग्ज़ाम को कवर करना है। ठीक है, तो इतना डेटा पर्याप्त था, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया है। अब हम इंडियन ज्योग्राफी के लिए सिंगल लेक्चर बनाएंगे प्रॉपर टॉपिक्स, जैसे कि नदी तंत्र के लिए सिंगल सेपरेट लेक्चर बना देंगे, या अदर चीज़ों के लिए सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, जो कि 10-10 5 मिनट के होंगे, और पूरा उसमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।